हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम शहर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे और आज जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे वो है पॉलिटी का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक जिसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सपोज अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपके 1 या 2 नंबर पक्के होते हैं। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 76 है। सबसे पहले ये कॉपीज़ में लिख दीजिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हिंदी में हम कहेंगे भारत का महान्यायवादी। और इसका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 76। अब जैसे कि मैंने लिखा है, यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और इंग्लिश में बात करूं तो हम इसको बोल सकते हैं ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ये क्या है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा शाब्दिक अर्थ। कौन अपॉइंट करता है, किसको रिज़ाइन करता है, कितने ईयर का टर्म होता है, ये सब हम बाद में देखेंगे। पर पहले इसको समझ लेते हैं ये है क्या। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा वकील, है ना? वकील तो आप लोग जानते हो ना। तो जो लोग लॉ कर लेते हैं वो एपीओ वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं और साथ में क्या बन जाते हैं? सरकारी वकील बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपने वैसा एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप नॉर्मल प्राइवेट वगैरह वकील, पर आप क्या बन जाते हो? लीगल एडवाइज़र, या आप बन जाते हो वकील बन जाते हो। ठीक है, तो लॉयर बन जाते हो। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल कौन होता है? वो होता है सरकार का वकील। क्या होता है वो? सरकार का वकील। अब मैं दो टर्म्स लिख रही हूँ, एक है सरकारी वकील और एक है सरकार का वकील। दोनों में डिफरेंस समझो बच्चों। ठीक है, सरकार का वकील कौन है बच्चों? अटॉर्नी जनरल है। और सरकारी वकील कोई भी बन सकता है जिसने आपका लॉ की डिग्री हासिल कर ली हो, प्रॉपर एग्ज़ाम दे दिया हो, तो वो आपका सरकारी वकील बन सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे गरीब वगैरह हैं या कोई भी किसी को मुकदमा लड़ना है या किसी को सपोज़ कोई टेररिस्ट वगैरह है, उसको कोई लॉयर नहीं मिल रहा है, तो उसको सरकार क्या कहती है? ये सरकार अपनी तरफ से वकील देती है, जिसको हम कहते हैं सरकारी वकील। तो भाई अटॉर्नी जनरल का क्या काम है? तो अटॉर्नी जनरल वो बंदा है जो सरकार के केस लड़ता है। ठीक है, यानी कि आपको पता है बहुत सारे केसेस चलते हैं। कितने लोग सरकार पे केस कर देते हैं? जैसे हम लोग अपना फेवरेट देखते हैं, केशवानंद भारती केस, है ना? कब आया था? 1973 में आया था, सरकार के खिलाफ ही तो था। ठीक है, तो वर्सेस स्टेट, किसी भी स्टेट का भी हो सकता है या किसी भी आपका क्या कहते हैं सेंटर का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो मैं बात कर रही हूँ वो सेंटर की बात कर रही हूँ। ठीक है, सेंटर में जो सरकार है, तो सेंटर में जो सरकार है उसका जो वकील, जब सरकार पे केस होता है और जो वकील पेश होता है वहाँ पे सरकार के बिना पे बिहाफ पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब समझ में आई बात कि सपोज आपने कोई केस कर दिया सरकार पे और सरकार आपके लिए तो आपका वकील आ गया। ठीक है, अब सरकार के साथ में जो आपका वकील, जो भी कोई बंदा जो होगा जो सरकार की सारी बातें, सारी दलीलें पेश करेगा, उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि सरकार का वकील। तो ये हो गया टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब समझ गया आप लोग। आर्टिकल नोट कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेड पेन से मैंने मार्क कर दिया है। आर्टिकल नंबर 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले ये इन्हें कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, तो लिख लो अपॉइंटेड बाय। तो जाहिर सी बात है इसको कौन अपॉइंट करेगा? तो यहाँ पे अपॉइंट करने वाले कौन है? हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब क्या किसी को भी अपॉइंट कर लेंगे? नहीं, ऐसे मुँह उठा के किसी को अपॉइंट नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके आप लोग क्वालिफिकेशन लिख सकते हो। ठीक है, क्वालिफिकेशन का ये मतलब मत समझ लेना कि भाई इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ, अब क्वालिफिकेशन का मतलब जितनी भी एलिजिबल, कौन बंदा एलिजिबल है ये बनने के लिए। तो इसका नॉर्मली ये है कि अटॉर्नी जनरल कौन बनता है? अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड। किसको अपॉइंट करेंगे? अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। ठीक है, अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लायक है वही बंदा क्या बन सकता है? वही अटॉर्नी जनरल बन सकता है। तो अब तुम लोग बोलोगे मैडम ये तो अलग सी बात होगी, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है? तो यानी कि इनडायरेक्टली ये कहा गया अटॉर्नी जनरल वही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन थी? तो ये हम लोग देख सकते हैं कि भाई 5 साल के लिए उसे क्या करना चाहिए? हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, है ना? वही बंदा बन सकता है जिसने 5 साल हाई कोर्ट में जज हो, या इसके अलावा 10 साल तक वो किसी आपका हाई कोर्ट में क्या हो? एडवोकेट हो। यही तो उसकी क्वालिफिकेशन होती है। और तीसरी क्वालिफिकेशन क्या होती है? वो प्रेसिडेंट के सामने एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। ठीक है, एक अलग से ये आपका क्वालिफिकेशन है कि प्रेसिडेंट के सामने इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट
द पर्सन मस्ट बी एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है, उसको अकल वकल होनी चाहिए फैसला करने की, ये सब करने की, ठीक है, ऐसे नहीं कि वो उठा करके किसी को भी बना दिया। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन 5 साल के लिए आपका हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। इसके अलावा और या तो वो 10 साल का सर्व करे, और ये आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन है कि ही शुड बी एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, वही आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया तो उस बंदे को, वही बंदा क्या बन सकता है, कोई भी बंदा जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लायक हो, वही बंदा अटॉर्नी जनरल भी बन सकता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे टर्म कितने साल का होता है, तो ध्यान रखना टर्म इज़ नॉट फिक्स्ड, इसका टर्म कोई फिक्स नहीं है। जैसे अगर आप लोग बात करो सुप्रीम कोर्ट का जज था, हम लोग पढ़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट कितने साल तक रह सकते हैं भाई, 65 ईयर्स तक है ना उसकी। लेकिन यहाँ पे टर्म, अब जैसे कुछ हम लोग देखते हैं कैग वगैरह कुछ होता है तो कोई 6 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए है, लेकिन यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का टर्म फिक्स नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोल देंगे भाई अटॉर्नी जनरल का टर्म कितना है, 6 साल का है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई टर्म, इसका कोई टर्म फिक्स नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल लिख सकते हैं ही होल्ड्स द ऑफिस, ही होल्ड्स द ऑफिस, ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहता है तब तक वो ऑफिस होल्ड कर सकता है, ओके। तो अगर प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव करना चाहे तो वो रिमूव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग को ध्यान देना कि यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर इट्स रिमूवल, यानी कि अगर मैं बात करूँ रिमूवल की तो संविधान में कुछ नहीं है कि इसे कैसे निकाला जाए, इसलिए यहाँ पे लिखा ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, ये पॉइंटर भी लिख लो, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर इट्स रिमूवल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन नहीं है, क्या मेंशन नहीं है, कोई भी इसका ग्राउंड किस बिना पे से निकाला जाए, इसलिए हम लोग ने लिख दिया ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद रिज़ाइन किसको करेगा, तो जाहिर सी बात है जिसने अपॉइंट किया है तो उसको रिज़ाइन भी करेगा, तो ये किसको रिज़ाइन कर देता है, तो ध्यान रखना ऑप्शन में प्राइम मिनिस्टर और ये सब लिखा रहेगा, तो ये किसको रिज़ाइन करेगा, तो ये रिज़ाइन करेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है, ओके। उसके बाद इनकी जो सैलरी वगैरह होती है सब कुछ भी फिक्स नहीं होती है। अब इसके फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, जो भी कोई लीगल मैटर्स होंगे गवर्नमेंट के वो देखेगा ये, ठीक है। तो इसमें अब आप लोग लिख सकते हो टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन द लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करनी है लीगल कैरेक्टर की, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर विच आर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, इस तरह का फंक्शन करता है, ठीक है। और नेक्स्ट ये गवर्नमेंट के जहाँ जहाँ केसेस होंगे वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, फाइन, ध्यान रखना। उसके बाद आप इसे लिख सकते हो टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑल द केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, ठीक है, किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर जगह थोड़ी ना जाएगी, अच्छा, क्योंकि हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक मैं जो अब चीज़ लिखवाने जा रही हूँ, तुम लोगों को कुछ याद ना हो बट ये चीज़ ज़रूर याद रखना, राइट्स एंड लिमिटेशंस, ये एग्ज़ाम में मैंने कई बार देखा है ये क्वेश्चन, और इसको ज़रूर आप लोग करके जाना। ही हैज़, यानी कि अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, ठीक है, लिख लो इसको, जितने भी भारत के अंदर कोर्ट्स हैं सब में वो जा कर के कोई सी भी कार्रवाई कुछ भी देख सकता है, यहाँ तक कि ये एक ऐसा बंदा है जो तुम्हारे पार्लियामेंट में बैठ कर के पार्लियामेंट की दोनों हाउस की प्रोसीडिंग्स भी देख सकता है, लिख लो ही हैज़ टू टेक अ राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग में भी बैठ सकता है, he has the right to participate in the joint sitting of the parliament, ठीक है, he has a right to take part in the any committee of the parliament, कोई भी कमेटी हो सकती है आपको विच इज मे बी नेम्ड मेंबर या विदाउट मेंबर वो कर सकता है, he has right to speak, वो वहाँ पे बोल भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली चीज़ देखना, राइट टू स्पीक, राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, फाइन, ये सब कर सकता है, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बात हो रही है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में उसको बोलने का भी अधिकार है, वो कोई भी प्रोसीडिंग्स में टेक पार्ट करने का भी अधिकार है, लेकिन कौन सा अधिकार नहीं है, ही डज नॉट हैव
डज नॉट हैव राइट टू वोट। अब राइट टू वोट का मतलब कहाँ? पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, वोट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब जो बच्चे नए हैं वो लोग नहीं जानते, बट यहाँ पे वोटिंग का मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्शन हो रहा है वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी हमें कोई भी चीज़ पास करानी होती है, बिल पास कराना होता है, तो वहाँ पे वोटिंग चलती है, ठीक है। राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, ओके। तो ये ज़रूर याद रख लेना। अटर्नी जनरल के बारे में कुछ पता ना हो, लेकिन ये चीज़ ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। लास्ट में एक और उसके बारे में चीज़ आती है, स्टेटमेंट आती है, कहते हैं ही डज़ नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। एंड ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस आपको पता है ना, कि जो कोई भी सरकारी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अटर्नी जनरल वाला जो ऑफिस है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ही कैन ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना। और एक और चीज़ याद रखना, ऐसे ही एक टर्म आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे अटर्नी जनरल है ऐसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। वो संवैधानिक टर्म नहीं है, इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात तो ये, इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में इसका कोई आर्टिकल नहीं है। दूसरी चीज़ ये बस अटर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे, हम लोग ने बना रखा है इनका ऑफिस। एंड दे असिस्ट द अटर्नी जनरल इन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही है सॉलिसिटर जनरल का आपका जो भी आपका ब्रीफिंग थी, ठीक है। होप कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी। छोटा सा टॉपिक था और जितनी चीज़ मैंने बताई वहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।